मॉर्निंग बच्चों। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की। कुछ वीडियो मैंने आपको ऑनलाइन भेजे थे, शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे और अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो अपने कोर्स में आने वाला है वो। ठीक है, जो अपने कोर्स में है वो हम इसमें यहाँ पढ़ेंगे। तो अपने कोर्स में चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज, CHAPTER चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लें ये चैप्टर किस पर आधारित है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन क्या है? देखिए, सभी लोग जानते हैं कार्बन डेली यूज में आने वाली चीज़ है। आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें जो काले रंग का धुआं निकलता है तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर कार्बन है। कार्बन के कुछ कण होते हैं जिसकी वजह से वो काला रहता है। ठीक है, तो जितनी गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है या किसी चीज़ को हम जला देते हैं, इसके बाद जो धुआं निकल रहा है उन सब में कार्बन है। इसके बाद जो जली हुई चीज़ की राख है उसमें भी कार्बन उपस्थित रहता है। ठीक है, तो कार्बन को सभी लोग जानते हैं कार्बन क्या है। ठीक है, दूसरा इसके यौगिक। कार्बन कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। पहली बात, कार्बन का भी हम डिटेल में बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो कार्बन और उसके यौगिक का मतलब है, यौगिक आपको सभी को मालूम होगा यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो कार्बन क्या है, कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं मिलेगा आपको प्रकृति में। ये यौगिक के रूप में पाया जाता है और कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये कैटिनेशन क्या है और कार्बन की संयोजकता क्या है। तो जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है, किसी दूसरे तत्व के साथ अपने को मिलाने की क्षमता रखता है। और वो कैसे मिलाएगा? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की ये शेयरिंग करता है और एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है या आबंध बनाता है, जिसको हम सहसंयोजी आबंध या इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जिसमें क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कार्बन अपने जिस तत्व के साथ जुड़ा होता है उससे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है, दूसरे तत्वों के साथ ये जुड़ जाता है और उसका यौगिक कंपाउंड बनाता है। और संसार में सबसे अधिक जो यौगिक हैं वो कार्बन के ही पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये कार्बन है ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो आप इसकी सूची बनाएं तो आप देखेंगे कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, भोजन है, आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, पुस्तक है, अभी ये जो मैं पेन लिए हूँ, इस पेन को भी अगर मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इसको जला दूंगा तो क्या होगा? कार्बन बन जाएगा। ये भी एक प्रकार की कार्बन क्या यौगिक है। कार्बन इसमें मिला हुआ है, प्लास्टिक है लेकिन कार्बन के रूप में भी इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है। और जो भी चीज़ें हैं आपको दिख रही हैं संसार में, यानी कि आपका शरीर खुद, जितने भी निर्जीव चीज़ हैं उन सभी में कार्बन पाया जाता है। सजीवों में पाया जाता है, प्राणियों में पाया जाता है, किसी भी प्रकार के जंतु जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी कार्बन पाया जाता है। आपने देखा होगा कि पेड़ की लकड़ी को हम जलाते हैं तो हमको कोयला मिलता है और काला धुआं और राख मिलती है। तो कहने का मतलब है कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन क्या है, सर्वाधिक वस्तुओं में पाया जाता है यौगिक के रूप में। ठीक है, अच्छा, हम बात करें कि ये हमारे वायुमंडल और हमारे जो भी मिनरल्स, जो भी खनिज पदार्थ या जो भी तत्व हैं वो सब जमीन से निकल रहे हैं, तो वहाँ पर कितना पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो हमारी भूपृष्ठ है, यानी कि जो जमीन की क्रस्ट है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, उसमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, जो कि खनिजों के साथ यौगिक के रूप में पाया जाता है। और ये केवल 0.02% शुद्ध अवस्था में नहीं। जो भी खनिज हैं आपके, हाइड्रोकार्बोनेट हैं, कोयला है, कार्बोनेट हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, उनमें ये ओनली 0.02% पाया जाता है भूपृष्ठ में, यानी कि जमीन के अंदर। और वायुमंडल में अगर हम बात करें
हमारे वातावरण में या वायुमंडल में ये जो कार्बन की मात्रा है वो केवल 0.03% है, जो कि CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हमारे आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों मात्राओं का अगर हम टोटल करें तो ओनली 0.5% ही कार्बन हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, लेकिन लाखों करोड़ों यौगिक के अंदर ये कार्बन पाया जाता है। कहने का मतलब है इसकी मात्रा जरूर कम है, लेकिन ये पाया सब में जाता है। ठीक है, ये 1% भी नहीं है, आधा % है। ठीक, तो चलिए आप कार्बन के बारे में जान गए कि कार्बन क्या है, किन चीज़ों में पाया जाता है, जमीन के अंदर कितने % में निकलता है और वायुमंडल में कितने % में रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कार्बन में जो आबंधन होता है ये किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करता है, कितने सारे यौगिक कार्बन के कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है आपका बुक में पेज नंबर 64 पर 4.1 दिया है कार्बन में आबंधन। कार्बन में आबंधन, बॉन्डिंग, कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। आपने इससे पहले कई प्रकार के बॉन्ड पढ़े, कक्षा 9 में भी आपने पढ़े थे। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था आयनिक बंध, आयनिक आबंधन। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन में आबंधन पाया जाता है वो होता है सहसंयोजी आबंधन। सहसंयोजी आबंध बोल दिए, आबंध भी बोल सकते हैं और आबंधन भी बोल सकते हैं। तो ये सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लें। ठीक है, ये क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, तो आबंध क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए। जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करता है, ग्रहण करता है या उसको दान देता है, तो उन दोनों तत्वों के बीच में एक आबंध का निर्माण होता है, जिसको हम आबंध या बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आबंधन भी कई प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किताब आप खोल लीजिए, किताब के द्वारा ही हम पढ़ते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म का अध्ययन किया था। आयनिक का मतलब नेगेटिव आयन या पॉजिटिव, या धनात्मक आयन या ऋणात्मक आयन के बीच में जो बंध बनता है उसको हम आयनिक बंध कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल हमने बताया था आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बीच में कौन सा आबंध पाया जाता है, आयनिक आबंध। वहाँ पर आयन्स होते हैं, निगेटिव आयन्स और पॉजिटिव आयन्स, उनके बीच में वो बंध बनता है। तो पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि आयनिक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। समझ में आया, गलनांक और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा उच्च होते हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा हमको ताप देना पड़ता है, तब ये जाकर मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं। तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि जो आयनिक आबंध होते हैं उनमें विद्युत का चालन होता है, चाहे वह गलित अवस्था में हो चाहे वह ठोस अवस्था में हो, उनमें विद्युत का चालन होता है। इसके बाद आपकी बुक में एक सारणी बनी है जिसमें आपने देखा है, लिखा है यौगिक, गलनांक और क्वथनांक। इसमें कुछ यौगिक दिए गए हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट पर दिया है एसिटिक एसिड, जिसका सूत्र है CH3COOH, जिसका गलनांक है आपका 290 केल्विन है और उसका क्वथनांक 391 केल्विन है। दूसरे नंबर पे आता है क्लोरोफॉर्म, जिसका आणविक सूत्र है CHCl3 और इसका जो गलनांक है वो 209 केल्विन और क्वथनांक 334 केल्विन। इसके बाद एथेनॉल दिया है CH3CH2OH या इसको हम बोलते हैं C2H5OH भी बोल सकते हैं एथेनॉल को। इसका गलनांक 156 केल्विन और इसका क्वथनांक 351 केल्विन। इसके बाद लास्ट में आपको मेथेन दिया है CH4, ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, यौगिक है। इसका गलनांक सबसे कम 90 केल्विन और क्वथनांक 111 केल्विन दिया हुआ है। तो आप देखते हैं कि जो कार्बन से जो यौगिक बने हैं इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम हैं। किसकी अपेक्षा,
आयनिक यौगिकों के कंपाउंड्स की अपेक्षा या आयनिक यौगिकों के अपेक्षा जो हमारे सहयोजी आबंध हैं, यानी कि जो कार्बन से बनने वाले यौगिक हैं, इनके बीच में सहसंयोजी आबंध बना है और इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं बहुत ही ज़्यादा कम हैं। ठीक है। इसके बाद इसका कारण क्या है, आप बोलेंगे इसके कम है उसके ज़्यादा क्यों है, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण आप पढ़ लीजिए। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो आपका सहसंयोजी आबंध होता है, इनके परमाणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है ना। और जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारा सहसंयोजी आबंध है जो कार्बन बनाता है, उसके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। कक्षा 9 में आपने ये भी पढ़ा था कि तत्वों की संयोजन क्षमता तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इसकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया था। यानी कि कक्षा 9 में आपने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता पढ़ी थी। संयोजन क्षमता तथा संयोजकता। संयोजकता क्या होती है कि किसी भी तत्व का हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो दान होते हैं या जो ग्रहण किए जाते हैं वह उसकी ससंजन क्षमता या संयोजकता कहलाती है। तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो प्रतीक है वो है C और इसका परमाणु क्रमांक है 6। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा कार्बन है ये चतुर्थ संयोजकता दर्शाता है। चतुर्थ संयोजकता का मतलब इसकी संयोजकता 4 है। अब 4 कैसी है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये दोनों प्रकार की हो सकती है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को दान भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसमें चतुर्थ संयोजकता पाई जाती है। अब होता क्या है, आप बोलोगे सर ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनों को दान करता है या ग्रहण करता है, इसमें से कौन सा काम करता है? तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे ना, ये कार्बन में एक विशेष प्रकार की क्षमता की वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉनों को दान करता है ना ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसके लिए आप यहाँ पर पेज नंबर 65 पर पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। देखिए, जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 4 ऋण आयन बना सकता है। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव आयन आ जाता है, ऋण आयन आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु में या किसी भी तत्व में उसका जो परमाणु होता है उसके बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। तो कार्बन में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसका परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन भी 6 हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन 6 हैं। यहाँ पर 2 चीज आपको पता चल गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। जितने नेगेटिव आयन होंगे उतने ही पॉजिटिव आयन होंगे, तभी वो एक दूसरे को बांधे रखेंगे। ठीक है। तीसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही होते हैं, क्योंकि इसका जो परमाणु भार है वो 12 होता है। ठीक है ना। तो अभी आपको इसके न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। तो आपने देखा कि अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ले तो क्या होगा? प्रॉब्लम ये आएगी कि इसका नाभिक में केवल 6 ही प्रोटॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले यानी कि 4 तो हैं और 4 और ले यानी कि 4 दूनी 8 और 2 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। अभी कितने हैं? 6। 4 और ले कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 हो जाएंगे नेगेटिव वाले। और प्रोटॉन कितने हैं? 6 ही हैं, प्रोटॉन तो बढ़ेंगे नहीं। तो होगा क्या कि जो ये प्रोटॉन है ये रह जाएंगे कम और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ज्यादा। तो ये क्या होगा? ये ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि 6 पॉजिटिव वाले 10 नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉनों को धारण नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए ये ऐसा नहीं करता है, ये ना ही
ये 4 इलेक्ट्रॉनों को नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉनों को धारण करने के लिए 10 प्रोटॉन भी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। दूसरा, अगर आप सिंपल वे में उदाहरण समझना चाहें तो आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक पुलिस स्टेशन है जिसमें पुलिस के 6 बंदे हैं, 6 लोग रहते हैं, तो 6 चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं। वो कहीं भी पुलिस वाले 6 को आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर चोर वहां पर 10 हो जाए या चोरों की संख्या बढ़ जाए और पुलिस की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? मुश्किल होगी, ठीक है ना। खुले एरिया में जैसे हैं कहीं फील्ड में या कहीं भी आपको रास्ते में 6 पुलिस वाले 6 चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर चोर 10 हो जाए और पुलिस वाले 6 ही रहे तो क्या होगा? मुश्किल होगी पकड़ने में। होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो वही सिस्टम यहाँ पर है। इसीलिए क्या है, जो पहला पॉइंट दिया है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को धारण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं धारण कर सकता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कम है, और कार्बन अगर किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और ये कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। तो अब आप कहेंगे सर ग्रहण नहीं करता है तो 4 दान दे दे। अब जब कोई भी तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को दान देता है तो वो पॉजिटिव आयन बना लेता है, यानी कि धनायन बना लेता है। लेकिन उसमें भी समस्या है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि 6 जो आपके प्रोटॉन हैं वो आपके 4 इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखे हैं, ठीक है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे तो होगा क्या कि अगर जब 4 इलेक्ट्रॉनों को ये खोएंगे या दान करेंगे तो जो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 6 प्रोटॉन वाले जो नाभिक में उपस्थित हैं वो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता करवाएंगे। कहने का मतलब है कि जब भी कभी अगर ये दान करना चाहेगा तो ये दान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तब ये इनको दान करा पाएंगे। क्योंकि 6 प्रोटॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 6 आदमी 4 लोगों को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा ताकत चाहिए 4 इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए। तो इतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये ना ही दान कर पाता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर पाता है। समझ में आ रही है बात? दान क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि दान करने में ऊर्जा चाहिए, तभी तो छोड़ेंगे। 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलना चाहें तो होगा क्या कि 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो वो निकलने नहीं देंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अगर ऊर्जा इतनी नहीं मिलेगी, अत्यधिक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा? ये इनको दान भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको पॉइंट समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को दान करता है ना ही ग्रहण करता है। तो करता क्या है? करता ये है कि ये इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करता है, मतलब जितने दान करता है उतने ले भी लेता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कई सारी चीजों में हम देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो सहसंयोजी आवंध है ये होता कैसे है, ठीक है। कार्बन सहसंयोजी आवंध किस प्रकार से बनाता है, तो उसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए पेज नंबर 66 पर, जिसमें हाइड्रोजन के बीच में एक आवंध बनते हुए दिखाया गया है। हाइड्रोजन हो, चाहे आपका ऑक्सीजन हो, चाहे आपका नाइट्रोजन हो, कभी भी स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? या तो हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलकर रहेंगे, अष्टक पूरा करना है, उत्कृष्ट गैस के नियम का पालन करना है, तभी रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसकी वजह से हम जान पाएंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। 1 अगर परमाणु क्रमांक है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 परमाणु क्रमांक है तो 1 प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन 1 कभी स्वतंत्र अवस्था में रहता नहीं है तो क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं? हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों हाइड्रोजनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई और हमने बोला H सिंगल बॉन्ड H। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड है ये क्या है? ये आपका है सहसंयोजी आवंध या कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसको हम H सिंगल बॉन्ड H के रूप में लिखते हैं और हमारा बन क्या जाता है? H2। इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो जिसमें किताब में दिया है O2 का उदाहरण, तो ऑक्सीजन भी क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सभी को मालूम होना चाहिए, कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, ये देखिए 6, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो आपका ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, 6 नहीं होता है। 6 तो कार्बन का होता है, ठीक है।
तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6। ठीक है, यानी कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में बनेगा। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन में अगर हम प्रदर्शित करें इलेक्ट्रॉनों को तो इसकी आउटर कक्षा में, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने 6 बना दिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला ऑक्सीजन का भी अणु है, स्वतंत्र अवस्था में रहेगा नहीं, दूसरे ऑक्सीजन के साथ रहेगा, तो इसमें भी हमने बना दिए 6। अब ये करेगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन का अणु इसके दूसरे वाले ऑक्सीजन के अणु से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, 2 लेगा तो 2 देगा भी, तो जब दूसरे वाले की बारी आएगी तो वो भी उससे 2 ले लेगा। शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा O डबल बॉन्ड O, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो इस प्रकार से O2 का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और भी इसमें उदाहरण दिया है, Cl2 का उदाहरण दिया है। Cl2 में आपको पता होना चाहिए Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सभी को मालूम है कितना होता है भाई, 17 होता है जी, 17 होता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7, यही होगा ना, 8 2 10 7 17। अब जो Cl का जो है इसमें कितने हम दिखाएंगे, 7 दिखाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा Cl है उसमें भी 7 होंगे आउटर कक्षा में, तो यहाँ भी हमने 7 दिखा दिए। ये लीजिए, अब इनका जब बॉन्ड बनेगा तो ये पहले वाला Cl इस वाले Cl से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये वाला Cl इससे 1 लेगा, तो इन दोनों के पास कितने हो गए, 8 8। उत्कृष्ट केस के नियम के अनुसार इनकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने का शेयरिंग हुई, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो हम लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl और बन गया Cl2। ठीक है, इस प्रकार से H2O2 Cl2 बना। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और, इसमें एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करेगा साहब, हाँ, अब देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक सभी को मालूम होना चाहिए, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5। अब 5 तो ये दान करेगा नहीं, ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो या तो कोई हाइड्रोजन आ जाए तो अमोनिया बना देगा, NH3 बना देगा, या फिर कोई और तत्व आ जाए, या फिर अगर नाइट्रोजन का ही अणु आ रहा है तो वो आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपना स्टेप पूरा करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी आवरण का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हम N बनाया, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होनी, तो 3 हमने सामने रख दिए, 1 ऊपर रख दिया, 1 नीचे रख दिया, 5 रखने हैं, अंतिम कक्षा में 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन का अणु है उसमें भी हमने 3 और 5 कर दिए, बॉन्डिंग किया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्टेप पूरा हो गया। तो दूसरे वाले की नंबर आया तो उसने भी ऐसा कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर N और N के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनाकर इन्होंने N2 बना दिया। मैंने आप चलिए अभी हमने N2 का एग्जाम्पल समझ लिया है। यहाँ पर इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी और N ट्रिपल बॉन्ड N बनाकर N2 का निर्माण किया। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का अणु मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा और किस प्रकार से आबंध का निर्माण होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने N लिखा, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो आएगा तो हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए। हाइड्रोजन के 3 अणु होंगे तभी इसके साथ जुड़ेंगे, तो 3 हाइड्रोजन के अणु हमने जहाँ जहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है नाइट्रोजन का वहाँ पर हमने रख दिए और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने बिंदु से दर्शा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन को अपना पहला स्टेप पूरा करना है। तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। उत्कर्ष गैस का नियम बोलता है कि पहली कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के सामने से अपना स्टेप पूरा करेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से भी ये ले लेगा और तीनों हाइड्रोजन 1 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अपना स्टेप पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन को भी कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 खुद के हैं, इन तीनों हाइड्रोजनों से 1 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल जाएंगे और एक यौगिक का निर्माण होगा जिसको हमने अमोनिया बताया। और अगर इसकी बॉन्ड संरचना की बात करें तो N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H,
इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि N के साथ 3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, NH3 का निर्माण करते हैं। और इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, बराबर साझेदारी हुई है। तो यहाँ पर एक प्रकार का सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर हमने बताया था कि कार्बन किस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की भी बात करते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2, 4, यानी कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में। अब ये अपना स्टेप पूरा करेगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो अब क्या करेगा, अगर ये हाइड्रोजन के साथ मिलना चाहे और हाइड्रोकार्बन का निर्माण करे तो 4 हाइड्रोजन भी चाहिए इसको। तो 4 हाइड्रोजन चारों साइड से जुड़ेंगे और चारों हाइड्रोजनों के हमने इलेक्ट्रॉनों को पॉइंट से दिखाया है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन अपने स्टेप पूरे करेंगे। हाइड्रोजनों ने अपने स्टेप पूरे कर लिए, सबने एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। अब बाजी आई कार्बन की। तो कार्बन के पास 4 खुद के हैं और 4 इन सभी से लेगा एक इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजनों से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे अपना स्टेप पूरा कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम बंध संरचना की बात बताएं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो C के साथ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यानी कि किसका निर्माण हो गया, CH4। ये क्या है, ये होती है आपकी मेथेन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो आपकी CNG गैस होती है उसमें मेथेन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये एक हाइड्रोकार्बन गैस है, ठीक है, पेट्रोलियम गैस है। तो CH4 का निर्माण हुआ और CH4 के निर्माण में किस प्रकार का आबंध है, आप सभी लोग जान गए, सहसंयोजी आबंध है। सहसंयोजी आबंध बनता है, यानी कि मेथेन के निर्माण में सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया है कि ये कोवलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल आगे दिए हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका पेज नंबर 67 पर नोट्स के रूप में दिया है कार्बन के अपरूप। अपरूप का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो कई प्रकार की संरचना को प्रदर्शित करता है। उसके स्ट्रक्चर कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है, कई प्रकार से रिंग शेप में या हेक्सागोनल या पेंटागोनल, किसी प्रकार से ये अलग अलग प्रकार से बनाता है, यौगिकों को बनाता है। मतलब चीज कार्बन है, लेकिन उससे आप हीरे का निर्माण भी देखेंगे। हीरे की संरचना दी है, संरचना के आधार पर वो बदल जाता है। यानी कि हीरे की संरचना आप देख लीजिए, उसकी संरचना अलग है। इसके बाद ग्रेफाइट की संरचना, हीरे में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है। इसके बाद C60 जो फुलरेन की संरचना है उसमें भी कार्बन है, लेकिन सभी में स्ट्रक्चर अलग है। कार्बन का स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ये कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, और जब इनका स्ट्रक्चर अलग होगा तो उनके भौतिक गुण भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको 3 चीजें पढ़नी थी। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ ली कार्बन में आबंधन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। ठीक है, जिसमें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें एल्कीन एल्काइन एल्काइन भी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह भी पढ़ेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज हम इस किताब में क्या पढ़ेंगे, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म हमको पढ़ने नहीं, क्योंकि बोर्ड ने इस बार मना कर दिया है, तो वो हम छोड़ देते हैं। अभी हम कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं। लास्ट चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं साबुन और अपमार्जक। ठीक है, ये 3 चीजें हमको पढ़नी है। तो पहली चीज आपकी यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दी है। दूसरी चीज के लिए दूसरा वीडियो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को मैं बोलता हूं कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति जो बुक में दिया है उसको एक बार आप पढ़ लें, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, बाय।